हेलो मैथ्स लवर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में MPPSC द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम 2017 के कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और ये इस सीरीज का पार्ट 2 है। तो हम लोग क्वेश्चन 22 से स्टार्ट करते हैं। इससे पहले के क्वेश्चन पार्ट 1 में आ गए हैं। तो इस क्वेश्चन में जो फंक्शन दिया है वो स्पेशल टाइप का फंक्शन है और ये एग्ज़ाम्पल है जब हमें दिखाना रहता है कि ऐसा कोई फंक्शन जो रीमान इंटीग्रेबल नहीं है। ये स्टैंडर्ड रिज़ल्ट है। तो ये फंक्शन ऐसा है जो रेशनल पर 1 है और इरेशनल पर -1 है। तो जैसे ही आप इसका जब इन्फीमम लेंगे किसी भी इंटरवल में आप इन्फीमम ऑफ f(x) लेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और जब सुप्रीमम लेंगे किसी भी इंटरवल में तो आपका ये हो जाएगा 1। और इसकी वजह से जो आपका लोअर रीमान सम है और अपर रीमान सम है उसकी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, इसलिए ये जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो अपर रीमान सम और लोअर रीमान सम ये दोनों अनइक्वल है, इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी -1 लोअर रीमान सम की, और अपर रीमान सम की वैल्यू यहाँ पर +1 हो जाएगी। इसकी वजह से ये फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो ऑप्शन ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है किसी भी पॉइंट पर। चाहे तो आप क्रॉस चेक करने के लिए आप एक सीक्वेंस लीजिए Q1 इरेशनल नंबर का जो किसी पॉइंट पर A पे कन्वर्ज कर रहा है, और एक सीक्वेंस लीजिए इरेशनल नंबर का IN ले लीजिए और ये कोई एक रियल नंबर है। तो Q1 सीक्वेंस लेंगे तो आप FQ1 आप ऑपरेट करेंगे तो ये f ऑफ A पे जाएगा, और ये चूँकि Q1 क्या है, सारे आपके रेशनल है, तो f(1) इमेज जो रहेगी ये कांस्टेंट सीक्वेंस f(1) = 1 हो जाएगा और ये कन्वर्ज करेगा 1 पे। और जब यहाँ पर इस सीक्वेंस की इमेज लेंगे तो ये कन्वर्ज कर जाएगा, ये कांस्टेंट सीक्वेंस हो जाएगा -1, तो ये कन्वर्ज कर जाएगा -1 पर। तो आपके पास दो सीक्वेंस है Q1 और IN जो एक ही पॉइंट A पर कन्वर्ज कर रहे हैं, लेकिन उसकी f इमेज वो कहाँ कन्वर्ज कर रही है, दोनों अलग अलग पॉइंट पर कन्वर्ज कर रही है। तो इसकी वजह से जो सीक्वेंस है वो आपका जो फंक्शन है वो आपका कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा। तो ये रीमान इंटीग्रेबल भी नहीं है, कंटिन्यूअस भी नहीं है, और ये कहना कि ये एक्चुअली में किसी भी पॉइंट पर कंटिन्यूअस नहीं है, इसलिए ये रेशनल पर भी कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमें जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है उसका मीज़र निकालना है, लिविंग मीज़र। तो हमें पता है कि कोई भी काउंटेबल सेट होता है, ये A कोई भी काउंटेबल सेट है, A इज़ जस्ट काउंटेबल सबसेट ऑफ R। तो इसका जो मीज़र हो जाता है वो क्या होता है, ऑलवेज़ 0 रहता है। और हमें पता है R का जो मीज़र है वो क्या है, इन्फिनिटी है। और R को हम कैसे लिख सकते हैं, R को लिख सकते हैं Q यूनियन Q कम्प्लीमेंट सेट ऑफ रेशनल नंबर सेट ऑफ इरेशनल नंबर के यूनियन में। और मीज़र की प्रॉपर्टीज़ ये दोनों डिसजॉइंट हैं, तो मीज़र ऑफ Q हो जाएगा यूनियन मीज़र ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो मीज़र ऑफ Q क्या है, ये 0 है, तो ये क्या हो जाएगा, जस्ट मीज़र ऑफ Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, और उसका मीज़र क्या हो गया, ये 0 प्लस मीज़र ऑफ सेट ऑफ इरेशनल नंबर इज़ इक्वल इन्फिनिटी, और ये क्या हो जाएगा, इसलिए दिस इम्प्लाइज करेगा कि आपका जो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। चले आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि f कोई मेजरेबल फंक्शन है और ये लिबेग इंटीग्रेबल है। a कोई मेजरेबल फंक्शन f दिया हुआ है जो कि लिबेग इंटीग्रेबल है, और e तो हमें इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको चेक करना है। तो यहाँ पर जो लिबेग थ्योरी है वहाँ पर हम दो फंक्शन, किसी भी फंक्शन f के लिए हम दो फंक्शन डिफ़ाइन करते हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव पार्ट ऑफ f प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम डिफ़ाइन करते हैं दिस इज़ इक्वल f ऑफ x एंड 0, मैक्स ऑफ f ऑफ x एंड 0। तो ये वैल्यू ऑलवेज़ किसी भी पॉइंट पर क्या होती है, या तो 0 रहेगी या तो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव पार्ट्स
पार्ट ऑफ एफ। ऐसे ही नेगेटिव पार्ट को डिफाइन करते हैं, नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ, तो ये क्या होता है, एफ माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डिफाइन होता है मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स एंड ज़ीरो। तो ये जो वैल्यू रहेगी ये भी हमेशा क्या रहेगी, ये भी वैल्यू आपका जो भी रहेगी हमेशा नॉन नेगेटिव आएगी। तो जो आपका ये नेगेटिव पार्ट है और ये जो पॉजिटिव पार्ट है, ये दोनों क्या है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है, नॉन नेगेटिव फंक्शन है जो हर एक पॉइंट पर डिफाइन है। और हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो ये हो जाता है कि एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल एफ ऑफ एक्स पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ माइनस ऑफ एक्स। तो ये आपका रिज़ल्ट होता है, किसी भी पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू है वो पॉजिटिव पार्ट ऑफ एफ में ऑपरेट कर दें माइनस नेगेटिव पार्ट ऑफ एफ में। ये जो आपकी कंडीशन है ये डेफिनीशन से ही आती है। और ऐसे ही अगर हम मॉड ऑफ एफ एक्स करते हैं तो ये इसको कैसे डिफाइन हो जाता है, एफ प्लस ऑफ एक्स, और यहाँ पर जो माइनस है उसकी जगह पर आ जाएगा एफ माइनस ऑफ एक्स। ये हमेशा दोनों पॉजिटिव पार्ट और नेगेटिव पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। तो अब ये जो कंडीशन है इसमें आप चाहें तो ऑपरेट करें, अगर दोनों तरफ एफ ऑपरेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर इंटीग्रल साइन ऑपरेट करेंगे, इंटीग्रेट करें ओवर ई में, तो क्या हो जाएगा, जस्ट इंटीग्रेशन ओवर ई यहाँ पर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ओवर ई यहाँ पर हो जाएगा। तो जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। ये नेक्स्ट में आप देख सकते हैं यहाँ पर एक काउंटेबल सेट पूछा है, काउंटेबल सेट ऑफ पॉइंट ऑन अ रियल लाइन। कोई भी काउंटेबल सेट है तो उसका हमेशा लिबेग मेजर 0 होता है, इसलिए आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और ये कोई भी काउंटेबल सेट है उसका मेज़र हमेशा 0 रहता है। इफ़ वन रिज़ल्ट है, दो रिज़ल्ट है महत्वपूर्ण है। इफ़ ए इज़ एनी काउंटेबल सबसेट ऑफ आर, देन फर्स्ट ये है कि जो ए है वो ए इज़ लिबेग मेजरेबल सेट, और दूसरा मीज़र ऑफ लिबेग मेज़र ऑफ ए इज़ ऑलवेज 0। तो ये लिबेग मेजरेबल सेट भी होगा और इसका जो मीज़र है वो हमेशा 0 रहेगा। तो ये किसी भी काउंटेबल सेट से रिलेटेड ये दोनों रिज़ल्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहते हैं। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। तो ये भी एक पार्ट है रिज़ल्ट का, इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। तो कोई भी बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन रहता है तो वो ऑलवेज़ क्या होता है, बाउंडेड होता है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एवरी बाउंडेड वेरिएशन नीड नॉट बी बाउंडेड, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। कोई भी बाउंडेड वेरिएशन का फंक्शन है तो वो इम्प्लाई करता है कि वो हमेशा बाउंडेड होगा, बल्कि इसका जो कन्वर्स है वो हमेशा ट्रू नहीं होता है। कि बाउंडेड फंक्शन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बाउंडेड वेरिएशन हो, लेकिन बाउंडेड वेरिएशन है तो हमेशा बाउंडेड होगा। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इनकरेक्ट हो जाएगा। अ फंक्शन विद बाउंडेड डेरिवेटिव ऑन अ क्लोज इंटरवल नीड नॉट बी ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, ये भी आपका इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर कोई भी फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव अगर बाउंडेड हो जाता है, कोई भी फंक्शन है उसका जो डेरिवेटिव है वो क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया, तो जो फंक्शन है अपने डोमेन में क्या हो जाता है, बाउंडेड वेरिएशन हो जाता है। तो ये आपका ये भी पार्ट गलत है। थर्ड में आते हैं, फंक्शन विद बाउंडेड डेरिवेटिव इज़ अ बाउंडेड वेरिएशन, तो ये आपका ये रिज़ल्ट है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। कोई भी फंक्शन है किसी भी क्लोज इंटरवल से, इनफैक्ट क्लोज इंटरवल को किसी भी कम्पैक्ट इंटरवल से भी रिप्लेस कर सकते हैं, तो उसके लिए ये होल्ड कर जाएगा। तो ये ऑलवेज ट्रू है। नेक्स्ट क्या है, ये जो ऑप्शन है कि इफ़ फंक्शन बिलोंग्स टू दिस सेट मीन्स इफ़ एफ इज़ रीमान इंटीग्रेबल ओवर ए बी देन दिस फंक्शन इज़ नॉट फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन। ये एक रिज़ल्ट है कि ये जो फंक्शन है कोई भी
अगर फंक्शन जो है वो रिमान इंटीग्रेबल है, मीन्स आर ए बी का मेंबर है, तो ये जो फंक्शन है ये हमेशा क्या रहेगा, बाउंडेड वेरिएशन फंक्शन रहेगा, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन रहेगा। तो ये आपका यहाँ पर क्या दिया है कि नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, तो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सी है, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोई भी फंक्शन है अगर वो एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो हमेशा बाउंडेड वेरिएशन रहता है, ये भी एक रिजल्ट है, ठीक है। तो इसको आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे। एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस भी होता है, एब्सोल्युटली जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो हमेशा कंटिन्यूअस भी रहता है। तो जो ऑप्शन ये है ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये भी आपका गलत हो जाएगा, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता है कि अगर कंटिन्यूअस फंक्शन है तो वो ज़रूरी नहीं है कि एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस हो। और इसका एग्जांपल है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो कैंटर फंक्शन, आप इसे देख सकते हैं। कैंटर फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है जो कंटिन्यूअस होता है और वो एब्सोल्युटली कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि व्हिच सबसेट ऑफ आर इज़ कनेक्टेड। तो ये एक वेल नोन रिजल्ट है कि आर में जो कनेक्टेड सेट है वो सिर्फ और सिर्फ इंटरवल होते हैं। इनफैक्ट हमारे पास ये रिज़ल्ट है, सपोज कि ए इज़ सबसेट ऑफ आर, देन 3 कंडीशन इक्विवेलेंट होती हैं, देन फॉलोइंग आर इक्विवेलेंट कंडीशंस। कौन सी? फर्स्ट कि ए क्या हो जाए, कन्वेक्स सेट हो जाए। दूसरा ए क्या हो जाए, ए इज़ इंटरवल। और तीसरा ए इज़ कनेक्टेड सेट, ठीक है, कनेक्टेड सेट। चाहे कन्वेक्स हो, चाहे इंटरवल हो, चाहे कनेक्टेड सेट हो, वो तीनों इक्विवेलेंट है जब वो सबसेट हो किसका, सेट ऑफ रियल नंबर का। तो कोई इंटरवल होगा तभी वो हमेशा कनेक्टेड होगा। ओपन सेट ज़रूरी नहीं है कि हमेशा कनेक्टेड हो, क्लोज सेट हमेशा ज़रूरी नहीं कि वो कनेक्टेड हो, काउंटेबल सेट ज़रूरी नहीं कि हमेशा कनेक्टेड हो। इन सबको काउंटर भी कर सकते हैं। कैसे? आप इसको काउंटर करने के लिए देखिए, आपको पार्ट बी को काउंटर करना है तो आप ओपन सेट ले लीजिए, ए इक्वल टू जस्ट ओपन इंटरवल 0 1 यूनियन ओपन इंटरवल 2 3, तो ये आपका डिसकनेक्टेड है, ठीक है। और अगर क्लोज सेट लेना है तो ए इक्वल टू आप क्लोज सेट 0 2 1 ले लीजिए, यूनियन क्लोज सेट 2 3 ले लीजिए, तो ये भी डिसकनेक्टेड है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगर काउंटेबल सेट लेना है तो ए इक्वल टू आप सिंपली 2 एलिमेंट सेट ले लीजिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिंगलटन 0 यूनियन सिंगलटन 1। तो ये भी क्या हो गया, डिस्कनेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये भी एक डिस्कनेक्टेड सेट है। तो आपका ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपका करेक्ट क्या है, इंटरवल करेक्ट है। ओके, ये एक वेल नोन रिजल्ट है कि कंटिन्यूअस इमेज ऑफ अ कम्पैक्ट सेट ऑलवेज कम्पैक्ट होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस इमेज ऑफ कम्पैक्ट सेट ऑलवेज कम्पैक्ट होता है। और एक और रिजल्ट होता है कि अगर एफ कोई मैप है, कहाँ से, फ्रॉम ए कम्पैक्ट सेट, ये कहाँ से मैप है, कम्पैक्ट सेट से। मान लीजिए आर में कोई मैप है और ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देन एफ इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस, इज़ यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस। तो अगर कंपैक्ट सेट में कोई कंटिन्यूअस मैप है तो हमेशा यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस भी हो जाती है। तो एक और रिजल्ट है कंपैक्ट सेट से रिलेटेड, लेकिन इमेज हमेशा कंपैक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ मीट्रिक स्पेस एक्स सेटिस्फाइज बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी, देन मीट्रिक स्पेस में बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी इक्विवेलेंट हो जाती है 3 कंडीशन के। क्या कि अगर एक्स डी कोई मीट्रिक स्पेस है तो 3 कंडीशन ये बोल्जानो-वायरस्ट्रास प्रॉपर्टी, ठीक है, सेटिस्फाई करेगा। एक, दूसरा कि जो एक्स है वो कंपैक्ट हो जाएगा, ठीक है, कंपैक्ट हो जाएगा, एक्स कंपैक्ट हो जाएगा। और तीसरा कि उसका कोई भी इनफाइनाइट सीक्वेंस ले तो उसके पास एटलीस्ट 1 क्लोस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट या क्लोस्टर पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये 3 जो कंडीशन है, ये तीनों मीट्रिक स्पेस के केस में
एक्स कोई सेट है और डी मीट्रिक है इसमें, तो ये मीट्रिक स्पेस है। मीट्रिक स्पेस के केस में बोल्जानो-वायस्टास प्रॉपर्टी, एक्स कंपैक्ट सेट है एक, और ये रिजल्ट की एवरी इनफाइनाइट सीक्वेंस एक्सन इन एक्स हैज़ एटलीस्ट वन लिमिट पॉइंट या क्लस्टर पॉइंट, ये तीनों इक्विवेलेंट हो जाती हैं। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि स्पेस यहाँ पर कहा गया है कि वो बोल्जानो-वायस्टास प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये वाला अपने आप ही इनकरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक ऑप्शन और होता है कि वो सीक्वेंशियली भी कंपैक्ट हो जाता है, सीक्वेंशियली भी कंपैक्ट होता है और सीक्वेंशियली भी कंपैक्ट होता है। बोल्जानो-वायस्टास प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है और ये प्रॉपर्टी की इनफाइनाइट सीक्वेंस होगा, उसका एटलीस्ट एक क्लस्टर पॉइंट या लिमिट पॉइंट होगा। तो बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में। दो मीट्रिक स्पेसेस दिया हुआ है और एक मैपिंग दिया हुआ है एक्स से वाई में। तो यहाँ पर मीट्रिक स्पेस के केस में क्या होता है कि जनरल अगर कोई एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स से वाई में कोई मैप है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर वो ज़रूरी नहीं है कि सीक्वेंशली, इन जनरल सीक्वेंशली कंटिन्यूटी जो है, सीक्वेंशली कंटिन्यूअस फंक्शन डजेंट इम्प्लाई कि फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। लेकिन अगर ये स्पेस डोमेन का स्पेस क्या हो जाए, एक्स क्या हो जाए आपका फर्स्ट काउंटेबल स्पेस हो जाए, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, तो दोनों क्या हो जाता है सीक्वेंशली सीक्वेंशली कंटिन्यूटी और जो कंटिन्यूटी है दोनों इक्विवेलेंट हो जाती है। और जो मीट्रिक स्पेस है वो हमेशा क्या होती हैं सीक्वेंशली, मीट्रिक स्पेस हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। तो इसकी वजह से जो ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा कि एफ़ कंटिन्यूअस होगा अगर एफ़ क्या हो जाए सीक्वेंशली कंटिन्यूअस हो जाए। ओके, एक वन साइड हमेशा ट्रू होगा, रिवर्स साइड हमेशा ट्रू नहीं होता है। रिवर्स साइड तभी ट्रू होता है जब स्पेस आपका यानी कि एक्स क्या हो जाए, एक्स आपका फर्स्ट काउंटेबल हो जाए। लेकिन यहाँ पर मीट्रिक स्पेस दिया है और मीट्रिक स्पेस हमेशा फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है, इसलिए जो इसका कन्वर्स है वो भी ट्रू करेगा। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, इसमें एक सेट दिया है, उसको कह रहा है कि इज़ नॉट बेसिस, ये बेसिस नहीं है किसके लिए, वेक्टर स्पेस सी के लिए ओवर आर। कब नहीं होगा उसके लिए कंडीशन देखना है। तो बेसिस के लिए हमें क्या देखना है कि हमें मालूम है कि जो डायमेंशन है, डायमेंशन ऑफ सी ओवर आर, ये क्या होता है 2 होता है। और इसमें एलिमेंट कितने दिए हैं, 2 दिए हैं। तो जस्ट हमें ये चेक करना है कि ये लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है, या कब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गया तब तो बेसिस हो जाएगा। और हमें क्या देखना है कि एस बेसिस ना हो, इसके लिए कंडीशन ढूंढना है, यानी कि हमें ये देखना है कि एस कब लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए हमें क्या करना होगा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं। तो अल्फ़ा टाइम्स ए प्लस आई बी करते हैं और प्लस बीटा टाइम्स सी प्लस आई डी करते हैं और इसको कर देते हैं 0 के बराबर। तो 0 के बराबर यानी कि 0 प्लस आई 0, और यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिल जाएगा अल्फ़ा टाइम्स ए प्लस बीटा टाइम्स सी इक्वल टू 0। और इमेजिनरी पार्ट अगर ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स बी प्लस बीटा टाइम्स डी इक्वल टू 0। अगर इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखें, ये क्या है, 2 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है जिसका हमें सोल्यूशन निकालना है अल्फ़ा के टर्म में। और इससे हम चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ए सी बी डी और ये अल्फ़ा बीटा। तो ये होमोजीनियस एक लीनियर सिस्टम है और इसका हमें अगर सॉल्यूशन चाहिए, और इसका ऐसा सॉल्यूशन चाहिए जो नॉन ट्रिवियल हो, क्योंकि ये लीनियरली डिपेंडेंट तभी होगा जब अल्फ़ा या बीटा दोनों में से कम एक क्या हो जाए, नॉन ज़ीरो हो जाए। तो नॉन ज़ीरो होने के लिए अगर इसी को हम क्या कह दें, ए एक्स इक्वल टू 0 मान लें, तो ये एक्स नॉन ज़ीरो सोल्यूशन होगा फॉर अ नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन। और नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन क्या होना चाहिए, सोल्यूशन वी मस्ट हैव, जो डिटर्मिनेंट है ए का वो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी आपका एक नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा। और नॉन ट्रिवियल ही सोल्यूशन हमें चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं कि अल्फ़ा और बीटा में से कम एक नॉन ज़ीरो रहे, तभी ये सेट क्या हो पाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट
हो पाएगा। तो ये 0 हो जाएगा तो आपका नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलेगा, और एस जो सेट है, सेट एस, वो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इजीली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ए डी माइनस बी सी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए डी माइनस बी सी इज इक्वल टू 0। तो ये कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन है कि ये अगर 0 हो जाएगा तो ये वेक्टर जो एस जो सेट दिया है वो बेसिस से नहीं रिप्रेजेंट करेगा। और अगर ये कंडीशन ऐसी है जो नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है, तो हम आपका करेक्ट ऑप्शन है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए, उसमें एक बी दिया है, एक सेट जिसमें 3 एलिमेंट हैं R3 के, और उसको चेक करना है कि वो यहाँ पर ABC है, ABC एक वेक्टर है, और यहाँ पर B बेसिस दिया हुआ है। तो इसको हमें इस बेसिस के टर्म में एक्सप्रेस करना है, और इसके जो कोऑर्डिनेट है वो ढूंढना है कि कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे। तो अगर हम ABC को हम एक्सप्रेस करें तो ABC इज इक्वल हो जाएगा x टाइम्स 0 0 1 प्लस y टाइम्स, या हम अल्फ़ा कर देते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन ले रहे हैं, बीटा टाइम्स 0 1 1 और प्लस गामा टाइम्स 1 1 1। अगर हम दोनों तरफ देखेंगे, कंपेयर करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ए बी सी इज़ इक्वल हो जाएगा अल्फ़ा, यहाँ से तो फर्स्ट से 0 मिल जाएगा, गामा, और यहाँ से हो जाएगा बीटा प्लस गामा, और लास्ट का हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा गामा इक्वल टू ए हो जाएगा, ठीक है, बीटा प्लस गामा इक्वल टू बी हो जाएगा। तो गामा की वैल्यू हमें मालूम है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी बी माइनस गामा, यानी कि बी माइनस ए हो जाएगी। और अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू सी हो जाएगा, और यहाँ से बीटा और गामा की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इज़ इक्वल सी माइनस बी, बीटा की वैल्यू आई है बी माइनस ए, और माइनस गामा, तो गामा की वैल्यू ए आई है, तो ये माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा सी माइनस बी। तो हमारा जो ए बी सी को हमने जो बेसिस दिया था उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, और जो कोऑर्डिनेट थे उसकी वैल्यू पूछ रहा था। तो कोऑर्डिनेट अल्फ़ा बीटा गामा क्या हो जाएंगे, अल्फ़ा इक्वल टू ए, बीटा इक्वल टू बी माइनस ए, और अल्फ़ा इक्वल टू सी माइनस बी, बीटा इक्वल टू बी माइनस ए, और गामा इक्वल टू ए। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है कि जो डायमेंशन होता है, अगर जो W है वो क्या हो, सब स्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस D, तो जो डायमेंशन होता है B कोशेंट बाय W, इसका हो जाता है डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका डायमेंशन ऑफ B माइनस डायमेंशन ऑफ W हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो यहाँ पर एक सेट दिया हुआ है और उसको चेक करना है कि व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ बी क्या वेक्टर दिया है, बी ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर स्पान बाय सेट एस। ये एक सेट दिया है और इससे जो स्पानिंग जो वेक्टर स्पेस है वो कितने डायमेंशन का होगा ये हमें चेक करना है। तो इसके लिए हमें जस्ट ये देखना है कि इसमें कितने हैं। ये एक्चुअली में सारे एलिमेंट R4 के हैं और इसमें टोटल एलिमेंट 6 दिए हैं, तो ऑब्वियसली मैक्सिमम इसकी रैंक क्या हो सकती है, 4 हो सकती है। तो हम इसको देखते हैं, क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। ये मैट्रिक्स आप बनाइए, मान लीजिए ये 0 0 0 1 1 0 0 1, ये फर्स्ट वेक्टर है, ये सेकेंड वेक्टर से बना रहे हैं, थर्ड वेक्टर से 1 0 1 0,
फोर्थ वेक्टर से 0 0 1 0 आपका 1 0 1 1 और ये हो जाएगा 1 0, ये मैट्रिक्स आपकी ए हो गई। अब ओके, तो ये जो मैट्रिक्स है इसकी जो रैंक होगी वही जो डायमेंशन हो जाएगा बी का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम रैंक निकालने के लिए अब देखिए इसको हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। तो हम R2 माइनस अगर सेकेंड रो से फर्स्ट रो घटा दें और यहाँ फिफ्थ रो से भी फर्स्ट रो को घटा दें और यहाँ पर ये तीनों ज़ीरो करना है। यहाँ से आपको यहाँ पर 1 है और इन तीनों पे ज़ीरो करना है जहाँ पर 1 1 है, ये 1 है, 1 है, ये 1 है। तो आपको क्या करना होगा R2 माइनस, तो हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स जो है आप रो ऑपरेशन, एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 0 1 और 0 0 0 0 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 1 0 में, और ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 1 0 और ये कन्वर्ट हो जाएगा 0 0 1 0 और लास्ट में आएगा 1 0 0 0। एक बार और एलिमेंट्री रो ऑपरेशन अगर हम करेंगे तो ये हम क्या करेंगे, इस 1 से इन दोनों 1 को हम 0 कर सकते हैं, यानी कि हम क्या कर दें R4 माइनस R3 कर दें और R5 माइनस भी R3 कर दें तो हमें इक्विवेलेंट मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स मिल जाएगी ये 0 0 0 1 0 0 0 0 और 0 0 1 0 और 0 0 0 0 0 0 0 0 और 1 0 0 0। तो ये मैट्रिक्स में जितने भी नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो हैं वही इसकी रैंक हो जाएगी, और नंबर ऑफ़ नॉन ज़ीरो रो है वो क्या है, टोटल 3 हैं, एक ये और एक ये और एक ये। तो इसकी रैंक जो है वो कितनी हो जाएगी, रैंक ऑफ ए 3 हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, डायमेंशन हो जाएगा। तो जो करेक्ट ऑप्शन है आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया है तो उसका नल स्पेस हमें निकालना है कि नल स्पेस किस एलिमेंट से जनरेट करेगा। तो नल स्पेस क्या होता है, नल स्पेस कैसे डिफाइन होता है, नल स्पेस इज़ नथिंग बट क्या, ऐसे एक्स वाई जेड का कलेक्शन सच दैट टी ऑफ एक्स वाई जेड क्या हो जाए, ये आपका 0 हो जाए। 0 मतलब कि ये R3 से R3 है तो 0 0 0 हो जाए। तो हमें यही निकालना है कि ऐसे एक्स वाई जेड क्या है जहाँ पर ऑपरेट करें टी को तो वो क्या हो जाए, 0 पे जाए। तो डेफिनीसन से क्या हो जाएगा, टी ऑफ एक्स वाई जेड ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस वाई वाई प्लस जेड और कॉमा 0, और इसको कहाँ भेजना है आपको, 0 0 0 पे भेजना है। ये 0 कब होगा, जब x माइनस वाई इक्वल टू 0 हो जाए और y प्लस जेड इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, दिस इज़ पॉसिबल इफ़ एंड ओनली x इक्वल टू वाई हो जाए, और साथ में यहाँ से क्या हो जाएगा, z इक्वल टू माइनस वाई या y इक्वल टू माइनस जेड हो जाए। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ से कि अगर हम x की वैल्यू y के बराबर है और y की वैल्यू माइनस जेड के बराबर है, यानी कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू क्या आ गया, माइनस जेड के बराबर आ गया। ठीक है, तो जो भी पॉइंट था x y z वो नल स्पेस में होगा अगर वो क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, वो अगर इस टाइप का हो कि x माइनस एक्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर z इक्वल टू माइनस एक्स है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, जैसे ही आपको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो y के बराबर भी हो जाएगा और x के बराबर भी हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी, और क्या हो जाएगा, x को अगर हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 1, यानी कि जो एलिमेंट है, जो जनरल एलिमेंट है वो 1 1 माइनस 1 से
जनरेट हो जाएगा। तो आपका ये जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट में आते हैं। तो हमें करेक्ट जो स्टेटमेंट है वो हमें देखना है। तो कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी वेक्टर स्पेस से उसी वेक्टर स्पेस में ज़रूरी नहीं है कि वो इन्वर्स रखे, ये तभी पॉसिबल है जब वो बाइजेक्टिव हो। तो जनरली ये होल्ड नहीं करेगा। किसी भी वेक्टर स्पेस से किसी भी वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं कि इन्वर्स रखे, ये तभी पॉसिबल है कि जब वो बाइजेक्टिव हो। तो जनरली ये भी होल्ड नहीं करेगा। अगर नॉन सिंगुलर मैप है, यानी कि नॉन सिंगुलर मैप का मीनिंग क्या है कि वो बाइजेक्टिव है, तो वो मैप हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में भेजेगी। मीन्स कि जो आपका अगर टी कोई मैप है कहाँ से, एक लीनियर स्पेस एक्स से वाई में, और बी क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है किसमें, एक्स में, तो जो टी ऑफ बी है वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट हो जाएगा इन वाई में। ये एक थ्योरम होती है लीनियर अलजेब्रा में। तो वो थ्योरम क्या है, स्टेटमेंट कि कोई भी नॉन सिंगुलर मैप या बाइजेक्टिव मैप हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट को लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट पे ही ट्रांसफॉर्म करती है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 हो जाएगा, 3rd हो जाएगा। नेक्स्ट में आते हैं। ये क्या दिया हुआ है कि अगर कोई सेट है उसमें m वेक्टर है और एनी वन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ लीनियर combination of the remaining m-1 vector, then that set is what। तो ये सिंपल है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है कि अगर मान लीजिए कि x1 x2 और xk और लास्ट में मान लीजिए xk, ये कोई एक m वेक्टर का सेट दिया है तो m मान लेते हैं। और इसमें क्या कह रहा है कि कोई भी वेक्टर, अगर हम मान लीजिए पर्टिकुलर x1 को लिख रहे हैं तो x1 एक वेक्टर है और इसको हम रिमेनिंग जो वेक्टर हैं उसके लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mi इक्वल टू 2 m mi और xi हो जाएगा। और अगर इसको हम लेफ़्ट साइड में ले आएँ तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज़ 1 इंटू x1 और प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 और प्लस m xm, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो गया। तो जो इसके कोफिशिएंट है, स्केलर है, वो फर्स्ट स्केलर क्या हो गया, नॉन जीरो हो गया। तो ये जो सेट हो गया ये लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। ऐसे ही दूसरे अगर वेक्टर को लें तो उसको रिमेनिंग वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन में हम एक्सप्रेस कर पाएंगे। तो ये हमेशा सेट क्या हो जाएगा, लीनियरली डिपेंडेंट सेट ही रहेगा। तो करेक्ट ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ये है यहाँ पर एक 3x4 मैट्रिक्स दी है, तो ऑब्वियसली इसकी मैक्सिमम रैंक क्या हो सकती है, मैक्सिमम रैंक अगर A कोई m×n मैट्रिक्स है तो इसकी जो मैक्सिमम रैंक है वो क्या होती है, ये हमेशा मिनिमम ऑफ m एंड n, जो नंबर ऑफ़ रोज़ है, नंबर ऑफ़ कॉलम है, उससे या तो बराबर है, उनमें से जो छोटा होगा उनमें उसके बराबर होगा या उससे भी छोटा हो सकता है। तो यहाँ पर रो 3 है, कॉलम 4 है, तो इसकी जो रैंक है वो 3 होगी और या तो 3 से कम हो सकती है। तो हमें चेक करना है कि इसकी रैंक क्या हो सकती है। तो जस्ट हमें एलिमेंट्री रो ऑपरेशन हम यूज़ करेंगे और उससे हम इक्लॉन फॉर्म में चेंज करके हम आसानी से देख सकते हैं। तो अगर हम देखें फर्स्ट रो और ये लास्ट रो को इंटरचेंज करके हम इक्विवेलेंट मैट्रिक्स लिखें तो ये क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स में 1 7 2 1 3 0 1 2 और ये हो जाएगा 4 7 3 3 और लास्ट में यहाँ पर हो जाएगा 3 0 1 2। हमने क्या कर दिया है कि R1 को इंटरचेंज कर दिया है R3 से। अब हम यहाँ पर और यहाँ पर 0 लाना चाहते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हमें R2 इक्वल टू करना पड़ेगा R2 माइनस 4 टाइम्स R1 और R3
इक्वल टू क्या कर रहे हैं, थर्ड रो से R3 से हम 3 टाइम्स R1 को घटा रहे हैं। अब देखते हैं कि तो ये जो कन्वर्ट हो जाएगी इक्विवेलेंट मैट्रिक्स 1 7 2 1 और ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -21 और ये हो जाएगा -5 और ये हो जाएगा -1। ऐसे ही अगर हम क्या करें कि फर्स्ट रो में 3 से मल्टीप्लाई करके यहाँ से अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा -21 और ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा -1। अब देख रहे हैं कि R2 और R3 क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो R3 इक्वल टू R3 माइनस R2 कर देंगे तो जो लास्ट वाला है ये रो है, थर्ड रो है, वो आइडेंटिकली 0 हो जाएगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा 1 7 2 1 0 -21 -5 और -1, लास्ट रो आपकी आइडेंटिकली 0 हो गई। तो अब ये माइनर आप ले लीजिए, इसकी रैंक इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ये 1 इंटू -21 और -7 इंटू 0, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -21 जो कि 0 नहीं है। तो एक 2 क्रॉस 2 माइनर हमारे पास मिल रहा है जो 0 के बराबर नहीं है। तो इसकी रैंक एटलीस्ट तो 2 होगी ही और इसकी रैंक 3 नहीं हो सकती है क्योंकि ये थर्ड रो आइडेंटिकली इक्विवेलेंट मैट्रिक्स का ये 0 हो गया है। तो इसकी जो रैंक है वो 2 हो जाएगी। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे डिपेंड करता है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है वो ये है कि कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल कहलाएगी अगर उसका ट्रांसपोज को उसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो ये एक रिज़ल्ट है, तो हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे और ये सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये भी बहुत ही सिंपल सा रिज़ल्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर कोई आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस बी में, आइडेंटिटी मैप है बी से कोई बी में, बी क्या है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, तो जो इसका रैंक हो जाएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स रैंक ऑफ आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो रैंक है वो क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली डायमेंशन ऑफ बी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास रैंक नल्टी थ्योरम है कि वो क्या बताता है कि डायमेंशन ऑफ, अगर कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी है एक्स से वाई में, तो जो रैंक है रैंक ऑफ टी प्लस नल्टी ऑफ टी इज़ इक्वल टू डायमेंशन ऑफ एक्स होता है अगर एक्स क्या है फाइनाइट डायमेंशन स्पेस है। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी मैप है वो बाइजेक्टिव हो जाएगी तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो रैंक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स टी की, टी यहाँ पर आई है, तो इस रैंक नल्टी थ्योरम से क्या हो जाएगा, जो रैंक ऑफ आई है प्लस नल्टी ऑफ आई, नल्टी ऑफ आई ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इसकी डायमेंशन 0 है, सिर्फ 0 एलिमेंट है क्योंकि आइडेंटिटी आपका बाइजेक्टिव मैप है। तो ये डायमेंशन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। तो रैंक ऑफ आई डायमेंशन ऑफ बी के बराबर हो जाएगा। आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ वेक्टर स्पेस इफ़ एनी सेट कंटेन्स 0, अगर कोई भी सेट है वो 0 को कंटेन कर रहा है तो हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हमारा सेट एस इक्वल टू है जस्ट x, 0, तो हम इसका लीनियर कॉम्बिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें लिखना है कि 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू 0 इक्वल टू 0, तो हमने क्या किया, एक 0 स्केलर लिया और यहाँ पर 1 ले लिया, तो एक नॉन ज़ीरो स्केलर का कलेक्शन मिल रहा है और उसका लीनियर कॉम्बिनेशन क्या हो जा रहा है, 0 के बराबर हो जा रहा है। तो ये क्या हो गया, लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो ऐसे ही कोई भी अगर 0 रहेगा तो 0 के करस्पॉन्डिंग जो कोफिशिएंट है उसको आप कुछ भी लिख सकते हैं, नॉन जीरो कुछ भी कांस्टेंट लिख सकते हैं। इसकी वजह से वो सेट हमेशा लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में एक मैट्रिक्स दी हुई है 7m इनवर्स इज इक्वल दिस मैट्रिक्स। अगर हम यहाँ पर कंसीडर कर लें कि 7m इक्वल टू a है, तो ये आपका जो मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, a इनवर्स के बराबर हो जाएगा। और हमें मालूम है कि a इनवर्स का जो इनवर्स होता है वो a के बराबर हो जाता है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर आपको ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो उसका जो इन्वर्स होता है, अगर a इक्वल टू कोई ये मैट्रिक्स है, b इक्वल टू ये मैट्रिक्स है और इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या है, वो नॉन ज़ीरो हो,
तो ये क्या हो जाता है, डिटरमिनेंट यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए डी माइनस बी सी। और ये अगर नॉन ज़ीरो हो तो जो बी इनवर्स है उसको हम कैसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बी इनवर्स हो जाता है 1/AD माइनस बी सी और मैट्रिक्स डी ए माइनस बी और माइनस सी। ये आपका इस मैट्रिक्स बी का इन्वर्स हो जाता है। डायरेक्ट ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ जो मैट्रिक्स दी है ये आपका ए इन्वर्स दिया हुआ है, तो ए इन्वर्स का जो इन्वर्स है उसको हम डायरेक्ट इसी फार्मूले से कैलकुलेट करेंगे और ये किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। तो ये इक्वल हो जाएगा बाय डायरेक्ट फार्मूला 7 - 8 डिटरमिनेंट, और ये हो जाएगा -7 -2 -4 और ये आपका हो जाएगा -1 हो जाएगा। और ए किसके इक्वल है, 7 ए के इक्वल है। तो आपका ये क्या हो गया, ये आपका हो जाएगा 7 2 4 1। तो आपका ये किसके बराबर है, 7 m के बराबर है। इसलिए आपका जो m है वो किसके बराबर हो जाएगा, 1/7 ऑफ 7 2 4 1, और 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 2/7 4/7 1/7। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ये आप देख लीजिए, लेकिन ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है, थर्ड भी पॉसिबल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी है वो है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, और चाहे वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि ये जो मेन डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं वो सारे जीरो हो जाते हैं, तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स दी है वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का जो आइगन वैल्यू होता है वो क्या होता जाता है, जस्ट मेन डायगोनल जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके एंट्रीज के बराबर हो जाता है। यानी कि इसका आइगन वैल्यू डायरेक्ट आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको हो जाएगा 3 1 5। जस्ट आपको सिर्फ आपको देख के ही पता चल जाएगा, ये ऑप्शन 3 1 5 हो जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया हुआ है एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया है एक मैट्रिक्स ए का, और वो करेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये दिया हुआ है। तो हमें पता है कि रिज़ल्ट एक होता है कि लैम्डा इज़ इक्वल 0 इज़ आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स ए if and only if डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। और लैम्डा इक्वल टू 0 कब सेटिस्फाई करेगा किसी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, जब वहाँ पर कांस्टेंट टर्म आपका 0 हो जाए। क्योंकि यहाँ पर अगर लैम्डा इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो अगर लैम्डा इक्वल टू 0 आइगन वैल्यू को सेटिस्फाई कर रहा है तो डेफिनेटली उस करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो कांस्टेंट टर्म डेफिनेटली 0 हो जाएगा। यहाँ पर कांस्टेंट टर्म 1 दिया है, इसका मतलब आइगन वैल्यू 0 नहीं हो सकता है, यानी कि 0 आइगन वैल्यू नहीं है, और इसलिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, नॉन ज़ीरो हो जाएगा। डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो हो जाएगा तो इसका इन्वर्स मिलेगा, तो हम ए इन्वर्स से निकाल सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम मालूम है। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी मैट्रिक्स है वो अपने करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल को, करेक्टरिस्टिक इक्वेशन को हमेशा सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो ये मैट्रिक्स ए के द्वारा सेटिस्फाइड होगी। तो ये हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए प्लस आई क्या है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। और यहाँ अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि एग्जिस्ट करेगा, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0 इक्वल टू 0। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए इनवर्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स हो जाएगा, और यहाँ से ए इनवर्स आप निकालेंगे तो आई माइनस ए आ जाएगा। तो जो करेक्ट आंसर है ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स दी है जिसकी रैंक निकालना है। तो रैंक निकालने के लिए ये चूँकि 3 × 3 मैट्रिक्स है, तो इसके
देख लेते हैं कि ये इसकी रैंक एटलीस्ट 2 तो होगी, क्योंकि ये जो 2/2 की जो सब मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है 3 × 5 - 4 × 4 = -1, और ये 0 के बराबर नहीं है, तो यानी कि हमें एक 2 माइनर मिल गया जिसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो है। तो इसकी जो रैंक होगी एटलीस्ट 2 होगी। अगर हम इस मैट्रिक्स को ए से रिप्रेजेंट करें तो रैंक ऑफ ए इज़ एटलीस्ट 2 मीन्स की रैंक ऑफ ए इज़ ईदर 2 और ग्रेटर दैन 2। ये तो हमें यहाँ से मिल गया क्योंकि 2/2 का एक माइनर मिल गया, एक 2 माइनर मिल गया हमें। अब अगर इसकी रैंक क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, मैक्सिमम रैंक 3 हो सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटी इसकी रैंक 3 हो सकती है या नहीं, इसके लिए हमें जो एक सिंगल पॉसिबल 3 माइनर है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, और वो कितना हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर हो जाएगा। और डिटर्मिनेंट अगर ए कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 20 - 18 - 4 × 16 - 12 और +5 × 12 - 10, और अब इसे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यानी डिटर्मिनेंट अगर 0 हो गया तो इसका मतलब है कि जो रैंक है ए की वो 3 पॉसिबल नहीं है। 3 पॉसिबल रैंक ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 3, इसलिए रैंक ऑफ ए क्या है वो 2 हो जाएगी। तो करेक्ट ऑप्शन आपका रैंक क्या है 2 हो जाएगी। आप चाहें तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन का यूज़ करके इसे इक्लॉन फॉर्म में या नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करके भी आप इसकी रैंक निकाल सकते हैं, लेकिन आई थिंक वो ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए हम उसको यहाँ पर इग्नोर किए हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कंसीडर करते हैं। यहाँ पर एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है, और यहाँ पर एक बेसिस दिया है, तो इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का हमेशा जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाता है, ठीक है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का यहाँ पर ये B3 दिया है, इसमें बेसिस में 3 एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगा जस्ट आइडेंटिटी मैप हो जाएगा 3/3 की। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ढूंढना है रिलेटिव टू द यूजुअल बेसिस ऑफ R2। तो यहाँ पर जो R का जो बेसिस है वो आपका बेसिस R की जो बेसिस होती है उसमें जो एलिमेंट होता है वो सिंगलटन 1 रहता है। जो R2 का जो बेसिस है B' अगर नाम दे तो उसमें 2 एलिमेंट रहते हैं 1,0 और 0,1। इसको क्या बोलते हैं यूजुअल बेसिस ऑफ R2। तो इसको अगर हम नाम दे दें E1 और इसको नाम देते E2, तो आपको अगर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन निकालना है तो T(1) की यहाँ पर वैल्यू निकालना पड़ेगा और उसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा E1 E2 के लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में। तो T(1) की वैल्यू यहाँ से अगर कैलकुलेट करेंगे मैपिंग से तो ये हो जाएगा 3,5, और इसे हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स E1, आप इसे लिख सकते हो और थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं। ये आप लिख सकते हो 3,0 + 0,5, और इसे क्या लिख सकते हैं 3 और 5 यहाँ से कॉमा ले लिए तो ये हो जाएगा, और ये कितना हो गया 3E1 + 5 टाइम्स E2। तो जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा वो जस्ट क्या हो जाता है, ये जो कोफिशिएंट हैं उनको जस्ट कॉलम वेक्टर में आपको लिख देना है। तो कॉलम वेक्टर में लिखेंगे तो 3 यहाँ हो गया, 5 यहाँ हो गया, ये आपका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म है, उसका फॉर्म होता है ax² + b² + cz² + 2fxy + 2gyz + 2hzx, ठीक है। और इसके जो करस्पॉन्डिंग या एसोसिएटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो ऐसे दी जाती है A B C F F G G और H H। आप कंपेयर कर लीजिए यहाँ पर कोफिशिएंट को, यहाँ से कंपेयर करिए स्टैंडर्ड फॉर्म से और डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो आपका जो एसोसिएटेड सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो क्या हो जाएगी 2 - 1 0, और ये हो जाएगा 3 3 और -2 और 0 0। अब कोफिशिएंट को कंपेयर करिए, एफ जी एच की वैल्यू निकालिए और ए बी सी की वैल्यू सब इस वैल्यू में रख देंगे तो आपको इस जो आपका क्वाड्रेटिक फॉर्म है ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो करेक्ट ऑप्शन ये आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए इतना ही।
और इसके अलावा जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।